मैं हैरत से कभी डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रही थी तो कभी डॉक्टर के कमरे से बाहर हर बात से अनजान बैठी अपनी माँ की तरफ, जो कि आंखों से अंधी थी। मेरा दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था कि जो मेरे कान सुन रहे थे वो एक नाकाबिले यकीन वाली बात थी। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा, मेरे दिल की धड़कन तेज तेज चलने लगी थी, मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे बहने लगे थे। ये कैसे मुमकिन था? मैंने हथेली से पसीना साफ किया, बड़ी बेयकीनी से डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और उनके कमरे से बाहर निकलकर अम्मी का हाथ पकड़ा और इन्हें क्लिनिक से बाहर ले आई। कुछ दिन से अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, जो भी खाती थीं जी मचलाने लगता था। मुझे लगा कि इनका हाजमा खराब हो गया है, इसलिए इन्हें करीबी क्लिनिक पर ले आई। लेकिन जो खबर मुझे सुनने को मिली, मेरे होश उड़ गए थे। मुझे डॉक्टर ने अकेले अपने कमरे में बुलाया था। अम्मी बाहर कुर्सी पर बैठी थीं। मुझसे बड़ी राजदारी से यह खबर डॉक्टर ने सुनाई, क्योंकि इस उम्र की औरत कम ही प्रेग्नेंट होती थी। मैं अम्मी का हाथ थामे गुमसुम सी इन्हें अपने घर ले जा रही थी। कौन हो सकता था? ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता था? मेरे घर बस 3 मर्द थे, मेरा पति, ससुर और छोटा जवान देवर। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मेरी अम्मी पूरा दिन मेरे साथ साथ रहती थी। जब मैं किचन में काम कर रही होती थी तो वह किचन में रखी टेबल पर बैठ जाती थी, मुझसे बातें करती रहती थी। पूरा दिन घर पर न मेरे पति होते थे और न ही मेरा देवर ससुर होते थे। बस नमाज के वक्त में वो मस्जिद चले जाते थे। कभी कभी तो वो बाहर अपने दोस्तों में बैठे रहते थे। रात को ईशा के बाद ही लौटते थे। मेरे पति सलमान की माँ के देहांत को 5 साल बीत गए थे। मेरे ससुर ने शादी नहीं की थी। देवर भी मेरी और मेरी माँ की बहुत इज्जत करता था। ज्यादातर अपने काम से काम रखता था। न तो इसने कभी मुझसे घनिष्ठ होने की कोशिश की थी और न ही कभी मेरी माँ से बस सलाम करने के अलावा वो बात नहीं करता था। मेरे पापा के मरे हुए 2 साल बीत गए थे। मेरे रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन मैंने शादी की एक ही शर्त रखी थी कि मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो अंधी थी, अकेली घर पर नहीं रह सकती थी। मैं उनकी देखभाल करती थी, इसलिए इन्हें तन्हा भी नहीं छोड़ सकती थी। यही वजह थी कि मेरा अब तक रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जिस घर में पहले से लड़के की माँ मौजूद होती तो वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि इसके घर बहू के साथ इसकी माँ भी आकर रहने लगे। इसलिए जो लोग मेरे साथ शादी पर राजी हुए, इनके घर कोई औरत भी नहीं थी, बस 3 मर्द ही थे और एक इनके बाप और मेरे पति और इसका छोटा भाई। जब मैं विदा होकर ससुराल पहुंची तो अम्मी के लिए एक अलग कमरा मौजूद था। मेरे पति मेरी माँ की बहुत इज्जत भी करते थे। देवर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ज्यादा वक्त घर से बाहर ही रहता था, इसलिए ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों पर शक करती। लेकिन जो रिपोर्ट इस वक्त मेरे हाथ में थी वो मुझे कुछ और ही समझा रही थी। न चाहते हुए भी मेरी सोच अपने घर में मौजूद मर्दों की तरफ जाने लगी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। बेशक मेरा पति बहुत अच्छा था, मेरा और मेरी माँ का बहुत ख्याल भी रखता था। मेरी माँ के साथ जो हुआ था, अगर ये बात मैं ससुराल में पूछती तो यकीनन माँ के साथ मुझे भी घर से बाहर कर दिया जाता। मैं बहुत परेशान थी। जब घर पहुंची अम्मी को भी कुछ नहीं बताया। इन्हें जैसे ही खबर सुनाती, इनका तो शायद ये सुनकर बीपी हाई हो जाता। वो पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज थी। मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद हो चुका था। किस पर शक करती? कौन था जो ऐसी घटिया हरकत कर रहा था? घर पहुंचकर चकराते सर के साथ मैं अपनी माँ के कमरे में ही इनके साथ बैठ गई। क्या बात है बेटा, कब से चुप होकर बैठी हो? क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मा ने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं बहुत बातूनी किस्म की लड़की थी, हर वक्त बातें करती रहती थी। लेकिन आज तो जैसे मेरी बोलती ही बंद हो चुकी थी। हाँ, कुछ नहीं अम्मी, डॉक्टर ने दवा दी है, आप ठीक हो जाएंगी अम्मी, आप आराम करें। यह कहकर मैंने अम्मी को इनके बेड पर लिटा दिया और खुद किचन में आकर खाना तैयार करते हुए भी मेरा दिमाग अपनी माँ की तरफ था। वह आंखों से नहीं देख सकती थी, पर महसूस तो कर सकती थी ना कि कोई इनके करीब आता है। कौन हो सकता है? मेरा ससुर या फिर मेरा देवर? मेरे दिमाग के नस खींचने लगे। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मुझे कोई भी राज सच्चाई नहीं दे रहा था। क्या करूं? किससे बात करूं? पति अपने बाप और भाई के बारे में कभी भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अम्मी से कैसे बात करूं? कैसे बताऊं इन्हें? जब सलमान ऑफिस से वापस आए, मेरे लिए गुलाब के फूल के गजरे लाए, लेकिन मैं मुस्कुरा भी न सकी। मैं जिस मुसीबत से गुजर रही थी वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त सी थी। मुझे चुप देखकर सलमान मुझसे कहने लगे, क्या हुआ? चुप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं क्या जवाब देती? मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है। कहने लगे, खाना खा लो फिर दवाई ले लेना। मैं सोच रहा था कि खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो। खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई। अम्मी की रिपोर्ट अलमारी में छुपा दी। मैं यह जानना चाहती थी कि आखिर अम्मी के कमरे में आता कौन है। रात को जब सलमान कमरे में आए तो मैंने कहा कि अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो मुझसे अम्मी की तबीयत के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा कि सलमान, मैं अम्मी के साथ सोना
सोना चाहती हूँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर उन्होंने एतराज नहीं किया था। कहने लगे, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम अपनी अम्मी का ख्याल करो। सलमान बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे कभी मेरी माँ के मामले में सख्ती नहीं करते थे। अम्मी के साथ जाकर लेट गई। अम्मी सो रही थीं, लेकिन नींद में इनकी बुदबुदाहट सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। इसका मतलब कोई रात को मेरी माँ के पास आता है और इनके साथ पूरी रात मैं सो नहीं पाई। रात भर कोई कमरे में आया भी नहीं था। सुबह नाश्ते के बाद सलमान और मेरा छोटा देवर घर से चले गए। मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए। मैं अम्मी को अपने कमरे में ले आई। मैंने अम्मी से पूछा कि रात को इनके कमरे में कौन आता है। जो कुछ मेरी माँ ने बताया मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मुझे पहला शक ही मेरे ससुर पर हुआ था। घर में हर वक्त वो ही मौजूद होते थे, लेकिन फिर यह भी ख्याल आने लगा कि वह 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं। मेरा दिल बड़ा अजीब सा होने लगा। एक तरफ तो वह हर वक्त नमाज पढ़ते हैं, दीन की बातें करते हैं, दूसरी तरफ कभी मुझे अपने देवर पर शक होने लगता। वह रात तक जागता था, इसलिए कमरे से टीवी की आवाजें आ रही होती थीं। एक बार मुझे यह कहने लगा कि आप बिल्कुल अपनी माँ पर गई हैं। आपकी अम्मी बहुत खूबसूरत हैं, आपकी माँ की बजाय बड़ी बहन लगती हैं। यह बात उसने मेरी शादी के शुरू के दिन में कही थी। मैंने हंसकर टाल दी थी, लेकिन अब दिमाग में ऐसी आग सी लग गई थी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त से थी। कोई मेरी माँ को बेहोश करके इसके साथ जबरदस्ती करता था। मेरी माँ को महसूस होता था कि इनके साथ कुछ गलत काम किया जा रहा है, लेकिन वह नींद में होती थी। मेरे लिए यह बात एक नाकाबिले बर्दाश्त सी हो गई थी। शर्म नहीं आती उस शख्स को कि एक अंधी बीमार औरत को हवस का निशाना बनाते हुए। मेरी बेबसी यह थी कि अगर मैं आवाज उठाती तो तलाक का दाग मुझे मिल जाता। सलमान लाख अच्छे सही, लेकिन अपने बाप के खिलाफ बात नहीं सुनेंगे, न ही मानेंगे, क्योंकि जितनी वह मेरी माँ की इज्जत करते थे उतनी ही वह अपने बाप की भी इज्जत करते थे। जबकि मेरे ससुर भी मेरी माँ को बहन जी कहते थे। मेरे सामने तो उन्होंने कभी नजर उठाकर भी मेरी माँ को नहीं देखा था, लेकिन जो कुछ वह शराफत की आड़ में कर रहे थे वह बहुत घटिया काम था। मुझे अपने ससुर पर गुस्सा आने लगा। मुझे याद आने लगा, जब मैं काम कर रही होती थी तो अम्मी मेरे साथ किचन में होती। मेरे ससुर कभी किचन में आकर मुझसे कहने लगते कि मैं उनके कमरे की चादर बदल दूं। मैं किचन से निकलकर इनके कमरे में जाती और जब इनके कमरे की सफाई कराती तो किचन में अपने लिए वह चाय बना रहे होते। जब मैं किचन में आती तो कहते, मैंने सोचा तुम थक गई होगी इसलिए मैंने चाय खुद बना ली है। तो मुझे मुस्कुराकर देखकर वह अपना कप उठाए किचन से निकल जाते। उस वक्त मुझे यह बात आम सी लगी थी, लेकिन अब तो हर आम सी बात पर मुझे शक होने लगा था। एक बार वह बाजार से मेरे लिए फल लेकर आए तो 1 किलो अलग से मुझे पकड़ा दिए। कहने लगे, तुम्हारी माँ कमजोर होती जा रही हैं, तुम शायद झिझक की वजह से इनके लिए कुछ मंगवाती नहीं हो, इसलिए ये सेब इन्हें दे देना। उस वक्त भी मुझे यह लगा कि मेरी माँ का एहसास कर रहे हैं। मेरी रात में आंख खुली तो सलमान कमरे में न होते। फिर काफी देर बाद वह कमरे में आते। मैं पूछती कि आप कहाँ गए थे तो कहने लगते, मुझे सिगरेट पीने की आदत है। रात को जब पापा गहरी नींद सो जाते हैं तभी आंगन में जाकर पीता हूँ, वरना पापा को फौरन सिगरेट की बू आ जाती है तो वह मुझे डांटते हैं। मैं मुस्कुराकर कहती कि वह आपके फायदे की ही बात करते हैं। वह मामूली सी बातें जो आम घरों में हो जाती हैं। मुझे वह सब बातों पर शक होने लगा था। मेरी माँ इस उम्र में एक बहुत बड़ी कष्ट में पड़ चुकी थी, एक ऐसी तकलीफ में जिससे वो अनजान थी, और मेरे लिए यह दोहरी कष्ट थी कि मैं कैसे अपनी माँ को यह सब सच बताती जो मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। वह सह नहीं सकती थी, न ही बताती तो भी यह बात कौन सी छुप सकती थी। मैं अब तक चुप थी, लेकिन अपने अंदर किस तकलीफ और दुख से गुजर रही थी यह मैं ही जानती थी। अब मैं रोज सलमान से बहाना बनाती कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपनी अम्मी के पास सोने जा रही हूँ। रात भर मुझे इस शख्स का इंतजार रहता जो मेरी माँ को कष्ट देने का वजह बन रहा था। कुछ दिन तो सलमान चुप रहे, लेकिन इसके बाद मुंह से तो कभी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मुझसे कुछ उखड़े उखड़े से रहने लगे। लेकिन उनकी नजरों में मेरे लिए शिकवे साफ नजर आते थे। हमारी शादी को अभी कुछ माह ही गुजरे थे। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। दिन भर वह ऑफिस में गुजार कर आते तो रात को वह कुछ वक्त मेरे साथ गुजारना चाहते थे, लेकिन मैं खुद जिस तकलीफ से गुजर रही थी मुझे सलमान की इस ख्वाहिश का भी एहसास नहीं था, और अब तो मैं काम करना भी भूल जाती थी। रात को सलमान के कपड़े भी प्रेस करना भूल गई थी। वो पहले ही मुझसे उखड़े से थे। सुबह ऑफिस के लिए लेट हो गए। गुस्से के मारे खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने लगे। जब मैंने कपड़े प्रेस करने के लिए कहा तो मुझे गुस्से से घूर कर बोले कि तुम बस अपनी माँ की देखभाल किया करो, तुम्हारे लिए बस एक वह ही अहम है। वह उस वक्त इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। नाश्ता मैं कैसे बनाती? नाश्ता के बगैर ही वह ऑफिस चले गए। मैं अपनी माँ की वजह से परेशान थी। इस पर सलमान का रवैया देखकर दिल भर गया था। मैं अपने कमरे
कमरे में बैठकर रोने लगी। रात को सलमान का मूड बहुत खराब था, इसलिए मैंने अम्मी के कमरे में जाना पूछा ही नहीं। सलमान से अपनी गलती की माफी मैंने पहले ही मांगी थी, मगर वह कहने लगे कि माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम्हें समझना चाहिए पूरे दिन में तुमसे बात करने का भी मौका नहीं मिलता। वह जल्दी से मान भी गए थे, लेकिन अगली सुबह अम्मी कहने लगी कि कल रात को तुम मेरे पास क्यों नहीं सोई? जब तुम नहीं होती तो वह आता और वह रात मेरे लिए कष्ट भरी होती है। अम्मी मेरे साथ लगकर रोने लगी थीं। मेरा दिल ही तो कट कर रह गया था, मेरे आंसू बहने लगे थे। कौन था जो यह सब कर रहा? न मेरा इस शहर में कोई रिश्तेदार था और न ही कोई अपना जिस पर भरोसा करके अपनी माँ को छोड़ देती और वह आंखों से देख सकती। तब भी मैं इनके रहने का अलग बंदोबस्त कर देती, लेकिन वह एक मजबूर सी औरत थी। इन्हें वॉशरूम भी मैं लेकर जाती थी। मैं भी इसी उलझन से नहीं निकली थी कि क्या करूं और क्या न करूं कि एक बार मुझे अम्मी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं बड़बड़ाकर फिर उठी। मैंने बराबर में देखा तो सलमान भी अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उठकर फटाफट बाहर निकली तो मेरा देवर मेरी अम्मी के कमरे में था और अम्मी चिल्ला रही थी। अंधेपन की वजह से दाएं बाएं हाथ हिला रही थी, जैसे किसी से अपना आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी कि मुझसे दूर रहो। मेरे देवर मेरी माँ के बेड से जरा दूरी पर खड़ा था। मुझे देखकर सहम भरी नजरों से देख रहा था। मुझे तो अपनी अम्मी के कमरे में इसे देखकर एक अजीब सा डर सा लगा। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर झिंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ के साथ ऐसी घटिया हरकत करते हुए इसकी तो रंगती उड़ गई। कहने लगा, भाभी आप क्या बोल रही हैं? मैं तो आपकी अम्मी की चिल्लाने की आवाज सुनकर आया था। मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हो, मुझे देखकर बहाने बना रहे हो। तुम रोज मेरी अम्मी को हवस का निशाना बनाते हो। मेरे चिल्लाने पर मेरे ससुर और पति दोनों वहाँ पहुँच गए। मेरा देवर अपना गिरेबान मुझसे छुड़वा रहा था। मेरा पति भी मेरे पास आ गया। मेरा देवर भी उस वक्त गुस्से से भड़क गया। कहने लगा कि आपकी माँ मेरी माँ की जैसी हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा इल्जाम लगाते हुए मैं तो सो रहा था। आपकी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनी तो भागा हुआ चला आया। अभी मैं इनसे पूछ ही रहा था कि इन्हें क्या हुआ है कि आप आ गई। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने मेरे हाथ से देवर का गिरेबान छुड़वाया और मुझ पर भड़क उठे। कहने लगे कि तुमने इतनी रात को क्या तमाशा लगा रखा है? रात के इस पहर तुम चिल्ला रही हो। आसपास के पड़ोसी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मैं सलमान की बात को नजरअंदाज करके कहने लगी कि अरमान अच्छा लड़का नहीं है। ये रोज रात को मेरी माँ को बेहोश करके इनके साथ। मेरी बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि एक थप्पड़ मेरे मुंह पर बहुत जोर से लगा। मैं दूर जाकर गिरी। क्या बकवास कर रही हो तुम? जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बोल दोगी। तुम होती कौन हो मेरे भाई पर इल्जाम लगाने वाली? मेरे ससुर इससे भी ज्यादा गुस्से में थे। कहने लगे, एक तो हमने इसकी सगी माँ को बेसहारा समझकर, बहन समझकर अपने घर में रखा है, और यह है कि एहसान फरामोश बनकर मेरे ही बेटे पर इल्जाम लगा रही है। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घर टूट रहा था। मुझे सलमान ने कहा कि मेरी माँ इस घर में नहीं रह सकती, मैं इनका कहीं और इंतजाम कर दूंगा। मैं पहले ही बहुत परेशान थी। अपनी माँ को लेकर कहाँ जाती? अपना घर मैंने शादी होते ही किराए पर दे दिया था। इतनी जल्दी में तो वह खाली भी नहीं होना था। मैं इस कदर परेशान थी कि चकरा कर गिर गई। जब मुझे होश आया तो सलमान मेरे पास ही खड़े थे, कुछ फिक्र और गुस्से में थे। मुझे ड्रिप लगी थी। डॉक्टर सलमान को मेरा ख्याल रखने का सलाह दे रहे थे। वह बिल्कुल खामोश थे। मेरी ड्रिप खत्म होते ही वह मुझे घर ले आए। मुझे कमरे में ले जाकर बिठा दिया। खुद भी मेरे सामने बैठ गए। कहने लगे कि जो घटिया इल्जाम तुमने मेरे भाई पर लगाया है, अगर तुम अपनी माँ का इंतजाम न करती तो मैं तुम्हें रात को ही तलाक देकर घर से निकाल देता। लेकिन तुम बेहोश होकर गिर गई थी और इंसानियत का नाता था कि मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता। लेकिन जो खबर मुझे तुम्हें वहाँ ले जाकर सुनने को मिली, मैं तुम्हें अब कभी भी नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं इनकी बात किसी बेजान लाश की तरह बैठी सुन रही थी। मेरे लिए यह खबर कि मैं पेट से हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन जिन हालात से मुझे गुजरना पड़ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या रोना चाहिए। मेरे आंसू बहने लगे। मैं अपनी तकलीफ के हाथों थक चुकी थी। सलमान की बात अभी भी जारी थी। कहने लगे, देखो सना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी माँ की भी बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे बाप ने हमें औरत की इज्जत और आदर करना सिखाया है। मोहल्ले भर में कभी हमारी ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। जो इल्जाम तुमने अरमान पर लगाया है वह बहुत ही बेहुदा है। बेहतर यही है कि तुम इससे माफी मांगो। पापा बहुत गुस्सा
गुस्से में हैं। अगर तुमने माफी न मांगी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रह सकेगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मुझे तो यह सोचकर हैरत है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। वो मुझे ताज्जुब से देख रहे थे। मैंने उठकर अपनी अम्मी की रिपोर्ट सलमान के सामने रख दी और रोने लगी। सलमान ने रिपोर्ट ली और खोलकर पढ़ने लगे। एक झटका सा तो उन्हें भी लगा। वह बार बार रिपोर्ट्स पढ़ने लगे। मैं हिचकियों से रोने लगी। मैंने कहा कि इसे पढ़कर मुझे क्या सोचना चाहिए। सलमान, मेरी माँ कुछ माह से यहाँ मेरे साथ इसी घर में रह रही हैं और रात को कोई इन्हें नशे की दवा सुंघाकर बेहोश कर देता है। सलमान, वो देख नहीं सकती वरना पहचान जाती कि कौन है। मैं किस पर शक करूं? सलमान, मुझे अरमान से माफी मांगने पर कोई ऐतराज नहीं। मैं अपना घर बचाने के लिए अरमान से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। लेकिन मुझे बताओ कि जिस कष्ट से मैं और मेरी माँ गुजर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप मेरे पति हैं, आप मेरे रक्षक हैं। आपकी शराफत की गवाही मैं मोहल्ले वालों से क्यों लूं? आप मुझे बताएं कि मेरी माँ आपके घर में रहते हुए भी असुरक्षित कैसे हो गई? इसका कौन कसूरवार है? मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना आपके लिए आसान है ताकि आप लोगों की झूठी शराफत का भी भ्रम रह जाए। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो मुझे एक डीएनए की रिपोर्ट दिखा दें। सच सामने आ जाएगा। और अगर कसूरवार आप में से कोई हुआ तो यह भी बता दें कि इसे क्या सजा दी जाएगी। मेरा लहजा सख्त सा हो गया था। सलमान ने कहा कि अगर कसूरवार हम में से कोई हुआ तो इसे पुलिस के हवाले कर देना। कुछ ही दिनों बाद तीनों की रिपोर्ट मेरे सामने रखी थी। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। डीएनए के मुताबिक वह तीनों बेकसूर थे। मैं यह भी समझ लेती कि उन्होंने रिपोर्ट गलत बनवाई है, लेकिन सलमान मुझे खुद अस्पताल ले गए थे और जिस लेबोरेटरी से टेस्ट हुआ था वह एक जानी मानी लैब थी। अब तो मैं असमंजस में पड़ गई थी। कौन था जो मेरी माँ के साथ ये सब कुछ कर रहा था? सलमान ने मेरी माँ के कमरे में एक कैमरा लगा दिया और जैसे एक शख्स मेरी माँ के कमरे में दाखिल हुआ। सलमान मेरी माँ के कमरे में चले गए और इसे पकड़ लिया। इसने नकाब पहन रखा था। जब नकाब उतारा तो हैरान रह गए। वह तो हमारी गली का फकीर था। अम्मी के कमरे की खिड़की पिछली तरफ खुलती थी। वहाँ एक गली थी। वह फकीर वहीं से अंदर आता था। मेरी माँ को नशे की दवा सुंघाकर इनके साथ गलत काम करता था। सलमान ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। फिर यह सोचा कि हर इंसान बुरा नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।